ग्रीन बिल्डिंग इंजीनियरिंग हमें इल्म है कि सस्टेनेबिलिटी के हवाले से इस वक्त सबसे अहम जो इंजीनियरिंग की ब्रांच है पूरी दुनिया में ही, वो है ग्रीन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ग्रीन बिल्डिंग की प्लानिंग किस तरह से होती है, ग्रीन बिल्डिंग का मतलब क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन के बाद जो बिल्डिंग का एक लाइफ साइकिल है उसको हमने किस तरह से डिज़ाइन करना है और किस तरह से आगे लेकर जाना है। ये तमाम की तमाम चीज़ें ग्रीन बिल्डिंग इंजीनियरिंग में आती हैं। और ग्रीन बिल्डिंग इंजीनियरिंग का दुबई के हवाले से इसलिए एक समझ लें कि बहुत अहम कंट्रीब्यूशन बनती है कि दुबई दुनिया की वाहिद जगह है जहाँ पर ग्रीन बिल्डिंग इंजीनियरिंग को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किए जाने की कोशिश की जाती है। ग्रीन बिल्डिंग दुबई के अलावा दुबई का जो कोड है ना ग्रीन बिल्डिंग का, दैट इज़ बेस्ड ऑन लीड लीड इज़ द लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंट डेवलपमेंट। तो ये लीड जो है ये दुनिया का बेहतरीन यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का एक समझ लें कि कोड ऑफ कंस्ट्रक्शन है, कोड है टू फॉलो द ग्रीन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन दुबई में इसी को सोर्स बनाकर, इसी को ज़रिया बनाकर एक हमने कोशिश की है कि ग्रीन बिल्डिंग इंजीनियरिंग का एक कोड बनाया जाए। अब इस लेक्चर की ज़रूरत क्यों पड़ी है? इस लेक्चर की ज़रूरत दो तरह से है। एक तो ये कि इसको डेफिनेटली जो आपकी इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स हैं उसमें इसको आपने यूज़ करना है। इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, तो वो इंजीनियरिंग के हवाले से आ जाता है। अब दूसरी इसकी ज़रूरत ये है कि दुबई म्यूनसिपैलिटी जो है इसके अंडर ग्रीन बिल्डिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज की एक एक्रीडेशन टेस्ट होता है। अगर आपने दुबई में या यूएई में आके ग्रीन बिल्डिंग इंजीनियरिंग को प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए लाजमी है कि आपके पास ये इस टेस्ट की एक्रीडेशन होनी चाहिए। तो उस एक्रीडेशन की तैयारी का भी ये जो पूरे का पूरा हम इस सिलेबस लेके चले हैं, हमारी कोशिश ये है बुनियादी तौर पे कि हम उस टेस्ट की तैयारी भी आपको साथ साथ करवाते जाएं। तो ये दो इसके मकासद हैं बुनियादी तौर पे। और इसको मज़ीद फर्दर देखते हैं अभी कि इस कोड को या इस समझ लें कि हैंडबुक को किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है और इसको हमने किस तरह से एक समझ लें कि प्रैक्टिकल फॉर्म में लाए गए हैं लीड को बेस बनाते हुए। और क्योंकि लीड एक बड़ा यूनिक किस्म का प्लेटफॉर्म है दुनिया में, इसके अलावा भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं, ऑस्ट्रेलिया का अपना है और इसी तरह से यूरोप में भी कुछ मुख्तलिफ कोर्स में अप्लाई किए जाते हैं ग्रीन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए। लेकिन लीड दुनिया का फेमस तरीन समझ लें कि एक इंसेंटिव है टू मूव टुवर्ड सस्टेनेबिलिटी। तो दुबई ने भी लीड ही को बेस बना के ये एक अपना एक कोड जो है वो डेवलप किया है और ये बड़ा सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो रहा है। लीड हमें पता है जैसे लीड सर्टिफाइड जो बिल्डिंग्स होती हैं उनका एक समझ लें कि इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट जो है बहुत कम होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट। बल्कि अब तो ये हुआ है जब से हम रीजनरेटिव प्रोसेसिंग की तरफ आए हैं तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है इन्वायरमेंट पे होना शुरू हो गया है। अदरवाइज़ वी नो कि दुनिया में जहाँ कहीं भी पोल्यूशन के मसाइल हैं, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के मसाइल हैं, उसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो है वो 60% जो है वो उसमें उसका हिस्सा है। तो 60% एक चीज़ जो कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का हिस्सा बन रही है उसको हम आगे जाके देखेंगे किस तरह से मैं 60% कह रहा हूँ और क्यों ये फिगर बहुत समझ लें कि अलार्मिंग है। तो कंस्ट्रक्शन का मतलब सिर्फ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं होता, रोड्स हैं, आपका हार्डस्केप है, आपका इन्वायरमेंट है एक जो आप डेवलप करते हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये अर्बन हीट आइलैंड जो है उसको समझ लें कि क्रिएट करती हैं। अर्बन हीट आइलैंड का मतलब क्या है कि उस जगह का टेम्परेचर जो नेबरिंग प्लेसेस हैं या नेबरिंग जो इन्वायरमेंट है उससे बढ़ जाता है। और इतना ज़्यादा बाज़ औक़ात बढ़ जाता है कि वो जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो आपको लामहला जाके जो आपकी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है उसमें भी जाके अपना शेयर डालता है। इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग का एक कंसिडरेबल जो है वो हिस्सा बन जाता है। तो
तो ये तमाम चीज़ें हम देखेंगे एक एक करके, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम आगे जाएंगे। लेकिन इस वक्त मेरी कोशिश ये होगी कि किसी तरह से हम इस प्रोसेस को लेके आगे चलें और कोशिश करें कि आपको किस तरह से हमने इस टेस्ट की तैयारी भी करवानी है और प्रैक्टिकली भी इसको इम्प्लीमेंट करने की तरफ हमने लेके चलना है। तो इस जो हैंडबुक है, ये जो आपकी जिसको हम अलसाफ़ा, सॉरी, इसको हम बोलते हैं अलसाफ़ा, दुबई में इसका नाम अलसाफ़ा है। अलसाफ़ा जो है ये हैंडबुक है फॉर ग्रीन बिल्डिंग प्रैक्टिसेस। स्पेशली इन दुबई। इसके बुनियादी तौर पे 7 हिस्से हैं। सो इसके 7 हिस्से हैं, 7 पार्ट्स या 7 सेक्शन जिसे आप कह लें। इनमें से पहला हिस्सा जो है उसको हम कहेंगे 100 है, और वो है सारे का सारा डेफिनेशंस पे, मुख्तलिफ डेफिनेशंस जो कि इस पूरे के पूरे कैटलॉग में या इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल हुए हैं। उन डेफिनेशंस को पर्टिकुलरली डिफ़ाइन किया गया, सिर्फ उसकी डेफिनेशंस हैं, वो भी उस हिस्से को हमने छोड़ दिया है। अगला हिस्सा आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन का, कि अगर आपने ग्रीन बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है कहीं, तो उसके लिए अप्रूवल आपको कहाँ से मिलनी है, कहाँ पर आपने उसको अप्लाई करना है, किस तरह से उसके मुख्तलिफ जो कोड हैं, हैंडबुक्स हैं, उसके कैलकुलेशंस हैं, उनको आपने कहाँ से वन विंडो के तौर पे आपने कहाँ उसका कांटेक्ट करना है। और इसी तरह से जो गाइड का रिव्यू है, गाहे बगाहे जो इम्प्रूवमेंट्स आते रहती हैं, जो अपडेट्स आती रहती हैं, उसके लिए आपने कहाँ कांटेक्ट करना है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्ट है, ये सारे का सारा उस हवाले से है। तो इसमें तीन चैप्टर्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के सेक्शन में। चैप्टर 1 जो है जिसको हम कहते हैं 201, दैट इज़ अबाउट रेगुलेशंस एप्लीकेशंस। फिर डॉक्यूमेंटेशन एंड कैलकुलेशन का एक चैप्टर है, और तीसरा चैप्टर जो है वो है प्रैक्टिस गाइड ओवरव्यू। तो ये तीन सेक्शन जो ये तीन चैप्टर्स जो हैं सेक्शन 200 के, उसको हम सरसरी तौर पर देखेंगे क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस है। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस है जब हम इसके बुनियादी जो रूल्स रेगुलेशंस और उसके बुनियादी कोर्स से गुजर जाएंगे और इम्प्लीमेंटेशन फेज़ पे जब हमने जाना है, उस वक्त हमें इसकी ज़रूरत पड़नी है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो चैप्टर 1 है रेगुलेशन एप्लीकेशन के हवाले से, इसमें 4 क्लासेस हैं। तो चैप्टर 1 की क्लासेस हैं 4। तो हम इन क्लासेस को एक एक करके पढ़ते हैं। जो पहली क्लास है वो है बिल्डिंग टाइपोलॉजी के हवाले से, कि बिल्डिंग किस किस किस्म, बिल्डिंग्स तो बेशुमार है ना, इसमें हर किस्म की बिल्डिंग्स हैं, दुकानें हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, रिटेल, ये और देयर इज़ अ होल लॉट, समझ लें कि एक सेटअप है बिल्डिंग्स की मुख्तलिफ अक़साम का। लेकिन दुबई में इसको हमने समझ लें कि 4 किस्म के डिवीजन में डाला हुआ है, 4 पॉकेट्स में डाला हुआ है, आप ये समझ लें। नंबर 1 है विला। पहला है विला। विलास क्या होते हैं? जो कि इंडिपेंडेंट एक स्ट्रेच ऑफ लैंड पे आपने रहना है और उसमें किसी और का कोई अमल दखल नहीं होता। वो आप जैसे हमारे पाकिस्तान में या इंडिया में अपना घर होता है, समझ लें, यहाँ उसको विला कहा गया है। अब 3 किस्म के विला हैं। पहला है इन्वेस्टमेंट विला, दूसरा है प्राइवेट विला और तीसरा है अरेबिक हाउस। तो इन्वेस्टमेंट विला वो है जो कि लोग जगह ख़रीदते हैं, उसको बिल्ड करते हैं और उसके बाद वो आगे उसको रेंट आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है प्राइवेट विला। प्राइवेट विला ये है कि आप ज़मीन ख़रीदें, उसमें अपना मकान बनाएं, घर बनाएं, उसमें आप रहें और उसमें अगर आप चाहें तो किसी और को भी हिस्सा दे सकते हैं, रहने की इजाज़त दे सकते हैं। तीसरा है अरेबिक हाउस। ये टिपिकल जो अरेबिक हाउस होते हैं ओल्ड, समझ लें कि इनके जो कल्चरल हाउसिंग से इसका ताल्लुक़ है। ये तमाम तीनों की तीनों चीज़ें जो है वो विलास में आ जाती हैं। अगली इसकी क्लास बनती है रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स। इसकी और तीसरी क्लास है आपकी पब्लिक बिल्डिंग और चौथी है इसकी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। तो ये तमाम के तमाम बिल्डिंग टाइप्स को इन 4 क्लासेस में तकसीम किया गया है, 4 कैटेगरी समझ लें आप इसको। तो दूसरी हमने बात कर रहे थे हम रेजिडेंशियल की।
तो रेजिडेंशियल में आपकी कमर्शियल और रेजिडेंशियल ये दोनों आ जाते हैं। तो रेजिडेंशियल में आपकी अपार्टमेंट बिल्डिंग आ गई, लेबर अकोमोडेशन आ गई और मास हाउसिंग आ गई। और कमर्शियल में तमाम के तमाम कैटेगरी जो हैं ये आप देख सकते हैं। इसका मैं आपको लिंक दे दूंगा कि ये मैनुअल कहाँ पड़ा हुआ है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ, और उस आपको हेल्प मिल जाएगी आगे फर्दर इसकी मज़ीद स्टडी के लिए। तो इसको हम कहते हैं ग्रीन बिल्डिंग कोड 2023। और तो बिल्डिंग टाइपोलॉजीज़ जो हैं वो आपकी सारी की सारी आपको इसमें से मिल जाएंगी। इसके बाद तीसरी जो टाइप है वो है पब्लिक बिल्डिंग्स की। पब्लिक बिल्डिंग्स क्या है? पब्लिक बिल्डिंग्स बैंक्स हैं, जो भी पब्लिक के लिए गवर्नमेंट की बिल्डिंग समझ लें, इदारों की बिल्डिंग समझ लें, या ऐसी बिल्डिंग बेशक प्राइवेट सेक्टर ने उनको डेवलप किया हो लेकिन पब्लिक के आम इस्तेमाल की हों। उनमें आपकी बैंक्स आ गए, सिनेमा है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, हिस्टोरिकल हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, म्यूज़ियम्स हैं। तो ये तमाम के तमाम पोस्ट ऑफिसेज हैं, रिटेल हाउसेज, शॉपिंग मॉल, मसाजिद, दिस ऑल बिलोंग्स टू द पब्लिक बिल्डिंग। और आखिरी जो टाइप है इसकी वो है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स की। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स कौन सी होती हैं? ये फैक्ट्रीज हो गई, वेयर हाउसेज हो गए, वर्कशॉप्स हो गई, ये तमाम के तमाम आपकी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में आ गई। तो यहाँ हमने क्या देखा कि बिल्डिंग टाइप्स आपकी चार किस्म की हैं। पहली है विलास, जिसको आप, दूसरी है आपकी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, और तीसरी है पब्लिक बिल्डिंग्स, और चौथी जो है वो है हमारी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। तो ये तमाम के तमाम कोड जो है, डेफिनेटली कोड जो है वो जो कि विलास पे अप्लाई होता है, डेफिनेटली वो रेजिडेंशियल पे अप्लाई नहीं होगा। या जो रेजिडेंशियल पे अप्लाई होता है, हो सकता है उसमें कुछ ऐसी क्लासेज हों जो कि पब्लिक बिल्डिंग्स पे अप्लाई ना होती हों, या पब्लिक बिल्डिंग्स की जो काफ़ी सारी क्लॉजेज ऐसी हैं जो कि रेजिडेंशियल पे अप्लाई ना होती हों। इसलिए ये क्लासिफिकेशन जो है ये शुरू ही में कर दी गई है कोड के, कि जी आपने जो भी बिल्डिंग है जिसके लिए भी आप ग्रीन इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं दुबई म्यूनसिपैलिटी से, सबसे पहले आप उसको इसमें से फिट करें कि वो किस पॉकेट में जाती है। वो विला है, वो रेजिडेंशियल सेटअप है, पब्लिक बिल्डिंग है, या वो कोई इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट है। ठीक है जी। तो अब आगे चलते हैं। तो रेफरेंस कोड्स हैं इसमें, वही मैंने पहले जैसे अर्ज़ किया कि आपको ग्रीन बिल्डिंग कोड जो है उसमें आपको ये तमाम के तमाम इसकी डिटेल मिल जाएगी। जो कुछ भी हमने देखा है, ये इसका सेकंड क्लॉज थी कि जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए जो रेफरेंस कोड और स्टैंडर्ड्स हैं वो हमें GB 2023 ही को रेफ़र करना है, और उसी के मुताबिक ही हमने अपनी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, उसी के मुताबिक हमने कैलकुलेशंस करनी है, उसी के मुताबिक हमने मुख्तलिफ चीज़ों को देखना है। तो तीसरी क्लॉज में आ जाती है एनर्जी कंप्लायंस मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इस स्टेज पे कि एनर्जी का क्या मामला है। देखें, इनफैक्ट जो भी हम इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करने की बात करते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करते हैं, तो बिल्डिंग जब भी हम बनाते हैं होता क्या है वहाँ। देखिए, सबसे पहले जब जो आपकी कंस्ट्रक्शन फेज़ होती है, तो मैं आपको यहाँ साइड पे लिखने की कोशिश करता हूँ। तो पहला है आपका कंस्ट्रक्शन फेज़। कंस्ट्रक्शन फेज़ में हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले जो चीज़ मौजूद है उसको हम तोड़ते हैं, डेमोलिशन में चले जाते हैं। ठीक है ना? डेमोलिशन में अगर तोड़ते नहीं हैं तो क्या करते हैं, जो वहाँ पहले मौजूद है ग्रीन लैंडस्केप या जो भी वहाँ चीज़ मौजूद है उसको हम बिल्डिंग की तैयारी के लिए तोड़ते हैं, ख़त्म करते हैं, ख़राब करते हैं। जो एक नेचुरल इन्वायरमेंट होता है उसमें हम एक इंटरवेंशन का सबब बनते हैं जब भी हम कोई बिल्डिंग बनाने लगते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम इन्वायरमेंट को किसी ना किसी तरह से डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, डिस्ट्रप्शन हो रही है। अब ये दोनों चीज़ों से क्या होता है, हम एक तरह की पैदा कर रहे होते हैं धूल, मिट्टी, गर्द, और वहाँ पे जो रहने वाले जानवर हैं, या एक समझ लें कि इकोलॉजी है, वहाँ के कीड़े मकोड़े, और उनका एक पूरा एक सेटअप बना हुआ होता है जो कि उस इन्वायरमेंट को इकोलॉजिकली बैलेंस स्टेज में रखा हुआ होता है उसने, उस हर चीज़ को हम डिस्टर्ब कर देते हैं। तो पहली तो फेज़ हम कंस्ट्रक्शन में तबाही मचा देते हैं वहाँ सारी के सारी।
अब उस कंस्ट्रक्शन फेज में हम क्या कर रहे हैं, इक्विपमेंट भी यूज़ कर रहे हैं, एनर्जी का भी इस्तेमाल हो रहा है मुख्तलिफ मामलात में। लेकिन कंस्ट्रक्शन के बाद जब हम ऑपरेशन फेज में आते हैं, ऑपरेशन फेज में क्या होता है कि हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसमें से पहला तो रिसोर्स है एनर्जी, और दूसरा रिसोर्स है वाटर, और तीसरा है एयर। ठीक है ना। इन तमाम रिसोर्सेज को कितना इफेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं। कन्वेंशनली हम इसको बिल्कुल बेबहा तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एनर्जी का भी कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं होता, जितना भी जो भी चाहे इस्तेमाल कर सकता है। और ना ही बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन ऐसी होती है कि उसके अंदर एनर्जी की कंजम्पशन जो है उसको कम किया जा सके। ग्रीन बिल्डिंग में और कन्वेंशनल बिल्डिंग में फ़र्क ही ये है कि ये तीन के तीन जो सोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इसको हमने इस्तेमाल करना है बड़ी एहतियात के साथ, बड़ी एहतियात के साथ। तो इस हवाले से जो कोड जो कहता है वो कहता है कि एनर्जी कंप्लायंस मेथड जो है ना, वो आपने कौन सा यूज़ करना है। तो वो एनर्जी कंप्लायंस मेथड की अगर हम बात करें तो ये दो किस्म के होते हैं। मैं एनर्जी कंप्लायंस मेथड दो किस्म के होते हैं। एक होता है एलिमेंटल मेथड, और दूसरा होता है परफॉर्मेंस मेथड। ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें हैं, एक तो कंप्लायंस मेथड जो है वो एनर्जी के लिए होगा, और दूसरा जो है जैसे हमने अगली यहाँ देखा वाटर के लिए होगा। ठीक है। ये दो हैं, एक एनर्जी के लिए है और दूसरा वाटर के लिए है। तो आप ये समझ जाएं, और तीसरा एयर के लिए है। लेकिन एयर और एनर्जी क्योंकि आपस में इंटरलिंक्ड हैं, लिहाजा हम इनको अभी फ़िलहाल एनर्जी ही में कंसिडर करेंगे। अब एलिमेंटल मेथड क्या है और दूसरा जो है परफॉर्मेंस मेथड क्या है, इसको ज़रा समझ लें फिर आगे आगे चलते हैं। एलिमेंटल मेथड क्या है, इसमें हम ये करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ये एक बिल्डिंग है, ये इसकी छत है, ये इसमें दरवाजे हैं, खिड़कियां लगी हुई हैं, और कुछ एग्जॉस्ट का काम है, और इसके तमाम चीज़ें, ये वॉल्स हैं, ठीक है, इधर साइड पे, और इसका नीचे फ्लोरिंग है और छत है। ये तमाम, अब इस बिल्डिंग को हम देखते हैं ज़रा गौर से। अब ये बिल्डिंग मुख्तलिफ एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है ना। वॉल्स हैं, इसी तरह से डोर्स हैं, ओपनिंग्स हैं, रूफ है, फ्लोर है। तो ये तमाम के तमाम इसके एलिमेंट्स हैं। अब वॉल्स ले लें मिसाल के तौर पे, वॉल अगर अच्छे मटेरियल से बनी हुई है, कुछ ऐसे मटेरियल से बनी हुई है जो कि बाहर से सूरज की हीट को इम्पेक्ट ना करे अंदर के माहौल पे, तो क्या होगा, अंदर का टेम्परेचर जो है वो एक बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। कि टेम्परेचर कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि आपको एसी चलाने की ज़रूरत कम से कम पड़ेगी। एसी चलाने की ज़रूरत कम करने पड़ने का मतलब क्या है कि आपकी एनर्जी कंजम्पशन जो है वो इसमें कम हो गई। इसी तरह से अगर हमने इसमें विंडोज़ वगैरह कुछ इस तरह से दी हुई हैं कि लाइट खूब अच्छी तरह से अंदर आए और प्रॉपर तरीके से अंदर आए, ठीक है, तो हमें क्या होगा, अंदर एनर्जी इस्तेमाल करने की, बल्ब लाइटें यूज़ करने की ज़रूरत भी कम पड़ेगी। तो ये तमाम के तमाम ये कहलाते हैं एलिमेंट्स। जब हम बिल्डिंग बनाने की तरफ जाते हैं तो इसकी एनर्जी एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए हम हर एलिमेंट की एनर्जी एफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हैं कि ये एलिमेंट कन्वेंशनल अगर हो तो हमें कितना इसमें खर्च आएगा, और अगर ये हमने ग्रीन बिल्डिंग के हिसाब से उसके कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए अगर हमने ये मटेरियल लिया है तो ये हमें किस कदर काम आएगा। ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें सामने रखते हुए, तो इसको हम कहते हैं एलिमेंटल मेथड। ये प्री डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन करने से पहले। अब परफॉर्मेंस मेथड क्या है, परफॉर्मेंस मेथड होता है, परफॉर्मेंस मेथड है कि आपने इस पूरी बिल्डिंग का एक मॉडल बना लिया और इसको आपने रन किया, मॉडल बना के रन किया, और इसको परफॉर्मेंस देखी आपने कि ये किस तरह से, एक इसका जो है आपके पास समझने के कन्वेंशनल मॉडल होगा, और दूसरा आपके पास होगा ग्रीन बिल्डिंग मॉडल।
तो इन दोनों के दरमियान में जो एनर्जी एफिशिएंसी का फ़र्क है या रिसोर्सेज के इस्तेमाल का फ़र्क है, उसको हम कहते हैं एनर्जी एफिशिएंसी। तो हमेशा डेफिनेटली ग्रीन बिल्डिंग मॉडल जो है उसकी एनर्जी एफिशिएंसी हायर होनी चाहिए कन्वेंशनल जो है बिल्डिंग उसके लिहाज से। तो ये जो कंप्लायंस मेथड दो किस्म के यूज़ होते हैं, फिर मैं रिपीट कर दूं, पहला है एलिमेंटल और दूसरा है परफॉर्मेंस। इसकी डिटेल हम आगे जाके देखेंगे जब हम बात कर रहे होंगे एक एक एलिमेंट की और उसके डिज़ाइन एस्पेक्ट्स की। तो आगे मूव करते हैं। ये वही बात है जो बुनियादी तौर पे ग्रीन बिल्डिंग के हवाले से इसको भी हम अभी यहाँ बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जो एनर्जी के हवाले से हम देखें तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFCs, ये एक इंतहाई ख़तरनाक गैस होती है जो कि हमें पता है कि एयर कंडीशनिंग या एच वेक जिसे हम बोलते हैं, हीटिंग और जो आपका एयर कंडीशनिंग हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट जो है, इसको जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कुछ कूलिंग मटेरियल्स होते हैं जो कि एनर्जी को या हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद वो उसको हवा में जिस वक्त छोड़ते हैं तो वो HFC जो वो उसमें इस्तेमाल होती हैं ये। तो अभी हम इसकी डिटेल में मैं इसलिए नहीं जाना चाह रहा हूँ कि जब हम कंसर्न टॉपिक की तरफ आएंगे फिर हम इसको मज़ीद देखेंगे डिटेल में, लेकिन जितनी ज़्यादा देखें इसमें ये एक विशेष सर्कल में फंसे हुए होते हैं जो बात करनी हम चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक बिल्डिंग बना ली और आपने क्या किया कि इसको कन्वेंशनली डिज़ाइन किया और अंदर हीट की ज़रूरत ज़्यादा थी, आपको हीट ज़्यादा थी, तो आपको उस गर्मियों में क्या हो इसको ठंडा करना पड़ेगा और सर्दियों में इसको गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपकी वॉल्स वगैरह जो है वो बाहर के इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करती हैं, उसके खिलाफ जो है मज़ामत नहीं देती हैं, तो अब इससे क्या होगा कि आपको इक्विपमेंट चलाना पड़ेगा HVAC जिसे बोलते हैं, दैट इज़ हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ठीक है ना। तो इनको जिस वक्त आप यूज़ करते हैं तो आपको कुछ केमिकल्स यूज़ करने पड़ते हैं हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए। वो केमिकल जो होते हैं वो होते हैं CFCs। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या HCFCs, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये क्या होते हैं, ये बने हुए हैं कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन। ठीक है ना, और इसके अलावा हाइड्रोजन। इनमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो ये चारों के चारों है, क्लोरीन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, ये ऊपर जाके आपका जो ओजोन मॉलिक्यूल्स हैं उनको, ओजोन मॉलिक्यूल जो है वो सारे के सारे ऑक्सीजन के मल्टीपल उसके O3 जिसे होते हैं। ठीक है ना, इसको ये तोड़ के तो मुख्तलिफ केमिकल्स बना लेते हैं। जब ये यहाँ से तोड़ते हैं तो आपकी ओजोन लेयर जो वो डिप्लीट होना शुरू हो जाती है। ओजोन लेयर की डिप्लीशन का मतलब क्या है कि आप एक ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जा रहे हैं और आपको जो इशू है जो कि मुख्तलिफ समझ लें कि बीमारियां हैं, स्किन कैंसर फलां ये वो तमाम के तमाम एक समझ लें कि नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो माहौल के ऊपर डाल रहे होते हैं। लेकिन बात करने का मकसद ये था कि कहानी शुरू कहाँ से हो रही है, आपकी कहानी शुरू हो रही है आपकी अपने जो इन्वायरमेंटली प्रोटेक्टेड हाउसिंग नहीं थी वहाँ से शुरू हो रही है। अगर आप इसको इस हाउसिंग को इतना बना लेते हैं कि बाहर के जो माहौल है, बाहर का जो टेम्परेचर है, इसको कम से कम इम्पैक्ट करे अंदर के माहौल को, तो आपको आर्टिफिशियल वेंटिलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो दिस वाज समथिंग आई वांटेड टू टॉक हियर। तो इसके बाद हम जो हमारी प्रैक्टिस गाइड है उसकी हम बात कर लें, जिसको हम बार बार बोल रहे हैं GB 2023। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमने ये देख लिया, एक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट अभी हम कर रहे हैं। डेफिनेशन इससे पहले थी जो कि मैंने बात नहीं की है, लेकिन ये जो 5 चैप्टर्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। कि इकोलॉजी और प्लानिंग ये 300 सेक्शन 300 में देखेंगे। बिल्डिंग वाइटैलिटी जो है उसको हम सेक्शन 400 में देखेंगे। इसी तरह से जो आपकी एनर्जी एफिशिएंसी है, वाटर एफिशिएंसी है और वेस्ट, इसको हमने किस तरीके से इफ़ेक्टिवली जो है कंट्रोल करना होता है और उसको हमें बेहतर करना होता है। ये तमाम के तमाम चीज़ें इन 5 सेक्शन में हैं और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए हर एक की जो सेक्शन को हम जो डिवाइड किया इस कोड ने, इसमें इस 8 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहले के उसका इंटेंट लिखना है आपने कि इस अगर ये एक डेफिनेशन हम अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मकसद क्या था, इस तरह से उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, एप्लीकेशन हमने उसको किस तरह से किया है, सिग्निफिकेशंस की क्या थी,
इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन गाइड क्या थी और हमने किस तरह से इसको एक प्लान बनाया इम्प्लीमेंट करने का। फिर उस कंप्लायंस डॉक्यूमेंट जो कुछ भी हमने यहाँ प्लान किया हमने डॉक्यूमेंटेशन उसकी की है। और ये जो है ये असल में ये एक समझाने के लिए इस कोड में एक एग्जांपल डाली गई है मुख्तलिफ जगहों पे, जो कि ज़रा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है, उसको आपने अपने ग्रीन बिल्डिंग एस्पेक्ट्स में अप्लाई करने के लिए एक केस स्टडी उन्होंने डाली हुई, उसको भी हम देखेंगे इंशाल्लाह आगे चलते हुए। और उसके बाद उसके मुख्तलिफ रेफरेंसेस हैं। तो इस बात को यहीं ख़त्म करते हुए हम आगे चलते हैं और समरी देखते हैं मुख्तलिफ चैप्टर्स की। तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि आपके जो चैप्टर्स हैं 300, 400, 500, 600 और 700, ये 5 चैप्टर्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट 5 सेक्शंस। तो ये सेक्शन का नाम है और इसके अंदर ये मिसाल के तौर पर इकोलॉजी और प्लानिंग का जो सेक्शन है इसके अंदर 5 चैप्टर्स हैं। 5 चैप्टर्स 301, 302, 303, 304, 305 और इसकी क्लासेस हैं 15। इसी तरह से अगर हम आगे जाएं तो चैप्टर नंबर जो सेक्शन नंबर 400 है बिल्डिंग वाइटैलिटी, इसके टोटल 7 चैप्टर्स हैं और 7 चैप्टर्स में 401, 402, 3 से लेकर 7 तक, और इसके अंदर टोटल क्लॉजेज जो है वो 24 क्लॉजेज हैं इन तमाम में मिलकर। मिसाल के तौर पे वेंटिलेशन एंड एयर क्वालिटी के हवाले से 11 क्लॉजेज हैं, थर्मल कंफर्ट की एक क्लॉज है, अकॉस्टिक कंफर्ट की एक 3 क्लॉजेज हैं, हार्ड जो हैज़र्डियस मटेरियल है उसकी 3 क्लासेज हैं, एंड सो फोर्थ। इसी तरह से एनर्जी एफिशिएंसी की जो सेक्शन है उसके अंदर 4 चैप्टर्स हैं, 501, 2, 3 एंड 4, और ये तमाम के तमाम की टोटल मिलाकर आपके पास 36 क्लासेज हैं। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ना, इसके अंदर देयर इज़ टू मच मटेरियल टू स्टडी। और इसी तरह से 600 जो है वो वाटर का इफ़ेक्टिवनेस है या वाटर रिसोर्स की इफ़ेक्टिवनेस है, उसके लिए 7 क्लासेज हैं टोटल और 3 चैप्टर्स हैं। और इस तरह से आपको मटेरियल एंड जो रिसोर्सेज हैं और वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से आपकी 13 क्लॉजेज हैं और 2 चैप्टर्स हैं। तो ये तमाम का तमाम जो है इस कोड की मैंने आपको समरी बताई है भी कि इसको टोटली हमने इस तरह से डिवाइड किया है, और इसको फिर हम 1 बाय 1 जो है आगे पढ़ना शुरू करते हैं एक एक करके। ये इसकी स्कीमेटिक डायग्राम है जो ग्रीन बिल्डिंग इंजीनियरिंग सिस्टम जो कि GB 2023 के हवाले से डेवलप किया गया है। तो ग्रीन बिल्डिंग को अगर हम सेंटर में रखें तो आपके पास बिल्डिंग का, देखिए बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग को जब हम बनाते हैं तो ये असल बिल्डिंग है, फर्स्ट कर लें, इसको हम कहते हैं बिल्डिंग फुटप्रिंट। ठीक है, और ये जो है, ये जो बाहर है, ये हमारे पास क्या है, ओपन स्पेस है। ठीक है, तो ओपन स्पेस के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या चीज़ें हैं, और ये जो है ये आपका ये जो बिल्डिंग का आउटर है ये, ठीक है, हम अभी अंदर की बात नहीं कर रहे, हम जो आउटर है जिसमें वॉल्स आ गई, छत आ गई, इसका फ्लोर आ गया, ये दरवाजे खिड़कियाँ, ऑल दैट, ये जो है ये हमने 2 चैप्टर्स में रखा हुआ है, प्लानिंग एंड इकोलॉजी 300, और दूसरा है आपका बिल्डिंग वाइटैलिटी। तो ये सर्विस या कंफर्ट साइड की तरफ से है। और जो सिस्टम साइड है उसमें हमने 4 चैप्टर्स रखे हुए हैं, एनर्जी, वाटर, मटेरियल और वेस्ट मैनेजमेंट। तो दीज 4 आर्टिकल्स और 4 समझ लें कैटेगरीज जो है ये डिस्कस की गई हैं आपके सिस्टम साइड में। सिस्टम साइड से क्या मुराद है, जब ये बिल्डिंग बन गई, इसके अंदर लोगों ने रहना शुरू कर दिया, अब उसके बाद इसका एक एनर्जी साइकिल होगा। ठीक है, उस एनर्जी का यूजेज होगा, उसको हमने किस तरह से एड्रेस किया अपने प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि असल बिल्डिंग ने तो रहना है ताहयात, ये अंदर वाला मामला जो है उसने चलना है। बाहर का तो आपने ये जो है ये सारा मामला इसको एक दफ़ा बना दिया, समझ लें अगर आपने 6 महीने में बनाया या 12 महीने में बनाया या 9 महीने में बनाया, आपने ये बना के फारिग हो गए। अब जो इसका लाइफ साइकिल है, दिस इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्शन फेज़। ठीक है ना, तो अब कंस्ट्रक्शन फेज़ से तो गुजर गए, उसके बाद अब जब आते हैं ऑपरेशन फेज़ में, तो ऑपरेशन फेज़ तो आपका बहुत लंबा होता है ना, 20 साल से 50 साल के दरमियान है, 100 साल भी बाद औक़ात चला जाता है। तो 100 ईयर्स तक जो कुछ इस बिल्डिंग ने करना है इन्वायरमेंट के साथ, वो हमने डाल दिया है सिस्टम साइड की तरफ। अब सिस्टम साइड में एनर्जी है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, वाटर है, मटेरियल्स हैं और वेस्ट मैनेजमेंट है।
ये तमाम के तमाम चीज़ें जो है वो सिस्टम साइड में, हमने इसको इसी तरह से पढ़ना है कि तमाम के तमाम चीज़ें इकट्ठे होकर जब बनती हैं, दो इधर, चार इधर या पाँच, तीन इधर, तो ये जो 700 इसको हम एक ही क्लॉज में ले रहे हैं, एक ही सेक्शन में ले रहे हैं। तो ये साथ के साथ जो मुख्तलिफ कोड्स हैं, these are very comprehensive course, and if we can implement it in true spirit में अगर इसको अप्लाई कर दें, so it can result in a very fine output. तो अभी यहीं पे हम इस चैप्टर को कोशिश करते हैं ख़त्म करने की, और अगला चैप्टर जो है मैं इसके बाद शुरू करता हूँ, तो जो कि होगा इकोलॉजी और प्लानिंग के हवाले से।